दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भयानक महायुद्ध का खतरा हर बीतते घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव अब केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधे मिसाइल हमलों में तब्दील हो चुका है। हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल के नेगेव रेगिस्तान और बीर शेबा जैसे इलाकों को निशाना बनाना इस बात का इशारा है कि अब युद्ध संवेदनशील हो चुका है। नेगेव वही इलाका है जहां इजराइल के परमाणु ठिकाने स्थित हैं। इन ठिकानों के पास मिसाइल गिरना पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर परमाणु केंद्रों को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस तनाव ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में खलबली मचा दी है। पश्चिम एशिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए वहां होने वाली जरा सी भी हलचल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देती है। कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बाधित होने के डर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है और विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों तक हर कोई अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। ऐसे में खाड़ी देशों में युद्ध छेड़ना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने पहले ही अपनी कमर कस ली है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश को एक बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने ये साफ किया कि भारत की सभी सरकारी और निजी रिफाइनरीज 100% क्षमता पर काम कर रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल और डीजल बनाने की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं आने दी गई है। सरकार ने पैनिक बाइंग को रोकने के लिए आंकड़ों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखी है। मंत्रालय के अनुसार देश के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी के उत्पादन को भी बढ़ा दिया गया है। होटल्स और छोटे उद्योगों के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा भी 50% तक बढ़ा दिया गया है, ताकि व्यावसायिक गतिविधियों पर युद्ध का कोई असर ना पड़े। यह कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अफवाहों के चलते लोग घरों में गैस सिलेंडर जमा करने लगे थे, जिससे बाजार में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा होने का खतरा था। जब संकट इतना बड़ा हो तो देश का नेतृत्व खुद कमान संभालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत के पास प्लान बी क्या होगा। बैठक में केवल तेल ही नहीं बल्कि खाद यानी कि फर्टिलाइजर्स पर भी चर्चा हुई। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खरीफ की फसल के लिए यूरिया और बाकी खादों की भारी जरूरत होती है। क्योंकि खाद बनाने में प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा होता है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए युद्ध की वजह से खाद महंगी होने का डर था। सरकार ने ये साफ किया है कि खाद का स्टॉक पूरा है और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक देशों से आयात के रास्ते खोल दिए गए हैं। यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार न केवल आज की स्थिति को देख रही है, बल्कि आने वाले 6 महीनों की चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। संकट के समय में ही बड़े सुधारों की जरूरत होती है। सरकार ने देश को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 को तुरंत प्रभावी कर दिया है। इसके तहत अब पाइपलाइन बिछाने के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डीम्ड अप्रूवल का नियम एक बड़ा गेम चेंजर है। अक्सर देखा जाता था कि स्थानीय प्रशासन या वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी के चलते अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स लटके रहते थे। अब नियम यह है कि अगर किसी भी विभाग ने तय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया तो उसे मंजूरी मान लिया जाएगा। इससे पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू होगी और बिचौलियों या फिर अवैध वसूली पर लगाम लगेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर और हर संस्थान तक पाइप से गैस यानी कि पीएनजी पहुंचे, ताकि सिलेंडरों की किल्लत और उनके महंगे परिवहन से मुक्ति मिल सके। जहां केंद्र सरकार नीतियों पर काम कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। युद्ध की आहट के मिलते ही
जो जमाखोर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, जो सामान को छिपाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। योगी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पूरे देश में अब तक 12,700 से ज्यादा छापेमारी की गई है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। प्रशासन ने न केवल गैस एजेंसियों की जांच की, बल्कि गोदामों और अवैध रिफिलिंग सेंटर्स पर भी धावा बोला। 177 एफआईआर दर्ज होना और 16 लोगों की गिरफ्तारी ये संदेश देती है कि आपदा के समय जनता को लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम बनाए हैं, जहां कोई भी नागरिक कालाबाजारी की शिकायत कर सकता है। इससे आम आदमी के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए जाग रही है। पश्चिम एशिया का यह संघर्ष निसंदेह पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। परमाणु ठिकानों के पास गिरती मिसाइलें और सरेआम होती हिंसा मानवता के लिए दुखद है, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर भारत ने यह दिखाया है कि वो किसी भी वैश्विक आपदा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों, कड़े प्रशासनिक फैसलों और बुनियादी ढांचे में सुधार ने भारत को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। आम नागरिकों के लिए सबसे जरूरी यह है कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का शिकार ना हो। पेट्रोल पंप्स पर भीड़ लगाना या राशन जमा करना केवल पैनिक पैदा करता है। जब सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, तो जनता का सहयोग ही इस संकट से देश को सुरक्षित बाहर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा।